हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स वे लीगल चैनल में। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल इशू पे हम बात करने वाले हैं। वो है, अगर कोई डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना हो जाता है तो क्या उसकी जेन्युइनिटी या माना जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो जेन्युइन है। और अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या उसकी सर्टिफाइड कॉपी को जेन्युइन माना जाएगा या नहीं। और अगर उसे लिया भी जाता है तो कोर्ट में हमें क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा उस केसेस पे। तो बेसिकली अगर 30 साल से पुराना डॉक्यूमेंट होता है, हमारा सेक्शन 90 ऑफ एविडेंस एक्ट है, उसका एक प्रिजम्पशन का रूल होता है जिसमें डॉक्यूमेंट को सही माना जाना होता है। कुछ उसके कंडीशंस भी होते हैं। तो यहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट आया है जिसने एक अलग ही तरह का इंटरप्रिटेशन इस सेक्शन 90 पे किया है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज हम इसी पहलू पे बात करेंगे। सेक्शन 90 ऑफ एविडेंस एक्ट की बात करेंगे, 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ में हमें क्या क्या उसे प्रूव करना पड़ता है अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो उसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं प्रे करूंगी आप लोग सबसे कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि फिनिक्स वे लीगल खासकर जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ऑल इन वन किट लेकर आया है, एक स्मार्ट किट लेकर आया हुआ है जिसमें उनको प्री रिकॉर्डेड ड्राफ्टिंग कोर्सेज मिल जाते हैं सिविल, क्रिमिनल और कॉन्ट्रैक्ट के। 200 के करीब जो लैंडमार्क जजमेंट के शॉर्ट नोट्स उनको मिल जाते हैं। ऑनलाइन इंटर्नशिप मिल जाती है जिसका सर्टिफिकेट भी मिलता है उनको, साथ में जो कोर्सेज है उसका भी सर्टिफिकेट मिलता है और साथ ही साथ में लीगल फॉर्मेट्स भी मिल जाता है। तो ये 4 चीज़ें जो है इनको मिल जाती है 590 रुपीज़ में। एकदम पॉकेट फ्रेंडली बनाया गया है और जो स्टूडेंट्स की जो बहुत सारी जो इश्यूज होते हैं उसको एक साथ ही कवर इसमें किया गया है। तो अगर आपकी जान पहचान में कोई लॉ स्टूडेंट है या खुद भी अगर आप लॉ स्टूडेंट है तो इसको एक बार आप लीजिए, आजमाइए, बिकॉज एक ऑल इन वन किट है, एक ही चीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत होती है वो है सेक्शन 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये होता क्या? देखिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत पुराने हो जाते हैं। पुराने हो जाने का मतलब है 30 साल 40 साल हो गया है, उन डॉक्यूमेंट्स का कभी कभी वेयर अबाउट्स नहीं मिलता है। कोई डिपार्टमेंट में जमा हो गया है, उसे कभी ओरिजिनल उसके वहाँ से निकाला नहीं गया है, लेकिन आपके पास में सर्टिफाइड कॉपी है, एक सेकेंडरी एविडेंस है। ठीक है, जो ओरिजिनल जो होती है तो प्राइमरी एविडेंस होती है और जो आपके सर्टिफाइड कॉपीज जो होती है वो सेकेंडरी एविडेंस होती है। तो जो सेक्शन 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वो ये बोलता है कि प्रिजम्पशन लिया जाएगा। प्रिजम्पशन मतलब माना जाएगा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना है और आपके पास उसका ओरिजिनल नहीं है तो आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी को यूज़ किया जा सकता है और वो जो सर्टिफाइड कॉपी है उसको माना जाएगा कि वो ओरिजिनल कॉपी की ही कॉपी है। ये माना जाता है, एक प्रिजम्पशन पे ये गवर्न होता है सेक्शन 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो इस पे क्या होता है कि कोर्ट जो होता है, कोर्ट को इस पे 2-3 चीज़ देखना पड़ता है अगर हम सर्टिफाइड कॉपी को डालते हैं। सबसे पहला देखना है कि सर्टिफाइड कॉपी कॉपी तो आपके पास में ओरिजिनल होनी चाहिए, प्रॉपर उसका सील वगैरह के साथ में। साथ ही साथ में आपको जो प्रूव करना पड़ता है वो चेन ऑफ कस्टडी, जो सेक्शन 90 की जो बात हो जाती है इस पे चेन ऑफ कस्टडी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आपके पास पे सर्टिफाइड कॉपी कैसे आया। ये चीज़ आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ता ही पड़ता है। खाली सर्टिफाइड कॉपी दिखा देते हो दैट इज़ नॉट इनफ, चेन ऑफ कस्टडी भी आपको प्रूव करना पड़ता है कि ये आपके हाथ में कैसे आया और कोर्ट को इस पर सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, विल का हम लेते हैं। मेरे ग्रैंडफादर ने वो विल को बनाया, ठीक है, आज से 40-50 साल पहले बनाया और वो विल जो था आज की डेट में उनकी जो वकील है उन्होंने लाकर मुझे दिया। तो ये जो चेन ऑफ कस्टडी क्या सही होगी? द आंसर इज यस, क्योंकि विल बनाने के बाद उन्होंने विल जो है वो वकील के हाथ में दे देगी कि उनका डेथ होने के बाद में वो लाके दे। एक ही जेन्युइन चेन ऑफ कस्टडी होती है। दूसरा मैं आपको और एक चेन ऑफ कस्टडी के बताती हूँ। अगेन विल का ही हम लेते हैं, ग्रैंडफादर का विल था और ये विल जो आया था ये उनके एक दूसरे बेटे पे आया था जिनको सारी प्रॉपर्टी मिली हुई थी, दी गई थी। ठीक है, ये विल बना था 30-40 साल पहले, ओरिजिनल विल नहीं दिख रहा है, सर्टिफाइड कॉपी उसका मिल रहा है। क्या यहाँ पे वो सर्टिफाइड कॉपी को माना जाएगा? द आंसर इज यस, कि सर्टिफाइड कॉपी को माना जाएगा। क्या वो सर्टिफाइड कॉपी का जो विल है उसको सही माना जाएगा?
जो कंटेंट्स है उसको सही माना जाएगा? द आंसर इज येस एंड नो बोथ। जो जिसके हाथ में विल है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वही जेन्युइन विल है। क्यों? यहाँ पे जो चेन ऑफ कस्टडी है ये थोड़ी सी डाइसी है, ये थोड़ी सी सस्पिशियस है कि भैया प्रॉपर्टी इन्हीं को दिया गया और इन्हीं के हाथ में विल कैसे आ गया, कहीं ये विल इन्होंने ज़बरदस्ती तो नहीं बना दिया, राइट? तो ये बात आती है सेक्शन 90 पे, जो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब हम आ जाते हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसी तर्ज पे अब आते हैं इस केस पे। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने यहाँ पे यही बात बोली है कि सेकेंडरी एविडेंस को तो हम मानते हैं कि ये सर्टिफाइड कॉपी है उसके प्रिजम्पशन को भी हम मानते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट ऐसा सही है या नहीं है ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो जो केस टाइटल है उसका एच महादेव एंड के एन राजम्मा है इस केस का टाइटल, जो कि मिसलेनियस सेकेंड अपील नंबर 24 ऑफ 2019। क्योंकि देखिए हाई कोर्ट का है तो मैं इसका आपको जो ये है उतना ज़्यादा महत्व नहीं दूंगी, क्योंकि इसी पॉइंट पर अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इस जजमेंट को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन जो लिया गया है बहुत हाई चांसेस है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो भी ये जजमेंट टिकेगा, क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ही मजबूत ग्राउंड पे लिया गया है। चलिए फैक्ट्स ऑफ द केस पे आ जाता है। फैक्ट्स ऑफ द केस इसका बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी लॉ ऑफ सक्सेशन के हिसाब से जो पोती है उस पर आ जाता है। पोती का पास वो प्रॉपर्टी रहता है, रहने के टाइम में बारिश हो जाता है और पूरा जो घर होता है वो टूट जाता है, तो वो ज़मीन खाली हो जाती है। उस वक्त पे कोई और आके उस ज़मीन का कब्ज़ा कर लेता है, और जो कब्ज़ा कर लेता है वो ये बोलता है कि इसकी जो पोती है इसने मेरे को सेल डीड करके दिया था या गिफ्ट डीड करके दिया था। ये बात होता है इन द ईयर 1964 में। उसके बाद में अगेन लॉ ऑफ सक्सेशन काम करता है, मतलब जो उसके आगे के जो बच्चे होते हैं वो कोर्ट में केस फाइल करते हैं कि ये प्रॉपर्टी तो क्योंकि सेल डीड गिफ्ट डीड हो गया था और ये प्रॉपर्टी हमें हमारे नाम पे होनी चाहिए। पर वो ओरिजिनल गिफ्ट डीड कभी नहीं लाते हैं, वो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द गिफ्ट डीड जो होता है वो लेकर आते हैं। और ये जो गिफ्ट डीड जो बनी होती है ये हैंड राइटिंग में होती है, टाइप नहीं होती है, हैंड राइटिंग पे होती है, और खाली गिफ्ट डीड को लाके कोर्ट में प्रूव किया जाता है। तो यहाँ पे जो कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन रहा है वो सेक्शन 90 के प्रिजम्पशन को लेकर ही रहा है कि ठीक है आप गिफ्ट डीड का आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन उसके लिए आपने सर्टिफाइड कॉपी ला दी। लेकिन जो सर्टिफाइड कॉपी का जो कंटेंट है, जो गिफ्ट डीड है, जो चेन ऑफ कस्टडी जो यहाँ पर हुई है वो बहुत ही डाइसी है। प्रॉपर्टी एक्चुअली में वो लेडी के नाम पे उसका तो डेथ हो गया जिसने 1964 में सेल डीड किया, लेकिन क्या उसने आप लोगों को सेल डीड किया? आप लोग दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, ये चीज़ उन्होंने प्रूव नहीं किया। साथ ही साथ में कोर्ट ने ये भी बोला कि ये जब डॉक्यूमेंट लेकर आए हो, सर्टिफाइड कॉपी लेके आओ, आपने सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी ही जमा की है, आपने उसके कोई भी अटेस्टिंग विटनेस जो है वो आप नहीं लाए हो। देखिए यहाँ पे एक और एक चीज़ 1964 का डॉक्यूमेंट है, उसके अटेस्टिंग विटनेस जो भी होंगे वो पता नहीं जिंदा भी होंगे या नहीं होंगे, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये हैंड राइटिंग भी थी, हैंड राइटिंग को प्रूव करने के बहुत सारे जजमेंट है कि आप कैसे है कि ये इसी पर्सन का हैंड राइटिंग है, ये आप कैसे प्रूव करोगे? उसके साथ में जो काम करने वाले लोग हैं वो आप लाओगे, या फिर आप फॉरेंसिक में डाल के हैंड राइटिंग को आप प्रूव करोगे? तो यहाँ इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ये बताने के लिए कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये जेन्युइन है, ये सच में ही बनाया गया था, नल्लामा ने ही इस डॉक्यूमेंट को बनाया है। ऐसा कहीं पे उन्होंने कोई भी तरह का एविडेंस नहीं लेकर आए। यहाँ इसलिए एविडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट बिकॉज आपने डॉक्यूमेंट ला दिया, आपको लगा कि नहीं मेरा काम तो खत्म हो गया, सेक्शन 90 का प्रिजम्पशन को तो मैं अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ, नहीं। सेक्शन 90 को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उस पर दो पार्ट होता है, एक तो ठीक है सेकेंडरी एविडेंस की बात हुई थी, दूसरा चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी को आप कैसे प्रूव करोगे? चेन ऑफ कस्टडी के लिए तो आपको डॉक्यूमेंट का जो अटेस्टिंग विटनेस है वो सबको तो आपको लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं से तो आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट के जो कॉन्टेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट को सच्ची में एग्जीक्यूट किया गया है इस पार्टी के द्वारा, ये तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा ही पड़ेगा, इवन इन द केस ऑफ प्रिजम्पशन पे, अगर जहाँ पे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही बोला कि आपने एग्जीक्यूशन को तो प्रूव किया ही नहीं, आपने डॉक्यूमेंट को ला दिया 30 साल पुराना, ठीक है, आपने सर्टिफाइड कॉपी ला दिया सेकेंडरी, लेकिन क्या आपने प्रूव किया कि ये सच में एग्जीक्यूट हुआ है, कि इसी पार्टी ने एग्जीक्यूट किया है या नहीं? तो इसी बात पर मैटर रिजेक्ट हो जाता है और
अब देखिए शायद सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकता है, बट येस ये लीगल पॉइंट इसमें लिया गया है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और सुप्रीम कोर्ट में अगर आता भी है तो भी ये इस पॉइंट पे ये टिकेगा ही टिकेगा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो चलिए व्यूअर्स, आप आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, नॉलेजेबल लगा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब मत भूलना। थैंक यू सो मच।